गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, लाइव स्ट्रीम तो हमारी चल नहीं पाई, लेकिन रिकॉर्ड क्लास में आपके लिए लेके आया हूं। तो इस रिकॉर्ड क्लास से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, वो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर एंड हीट, ये चैप्टर का नाम है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास तीन प्रकार के पैमाने होते हैं। एक सेल्सियस पैमाना होता है, एक फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, एक केल्विन पैमाना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपसे कि एक 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक का पैमाना होता है। एक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का पैमाना है। एक 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक का पैमाना है। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212, 273 केल्विन से 373 केल्विन, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज है, पानी है, वो बर्फ बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट हो जाता है, भाप बन जाता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। और केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। और आपको यह भी पता होगा कि जो अधिकतम तापमान है वो कितना भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, न्यूनतम तापमान जो होता है, वो -273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन होता है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मतलब निम्नतम ताप होता है। अब यहां से अगर मैं आप लोगों से, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा डिग्री जो सेल्सियस है उस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों बराबर होते हैं। होता क्या है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ये 0 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं लिख देता हूं C डिवाइडेड बाई 100। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 100 है, 100। तो मैंने C लिख दिया और डिवाइडेड बाई 100 लिख दिया। इज इक्वल टू मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या किया, 32, सॉरी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भैया, यहाँ पे मैं करता हूँ केल्विन पैमाने पे, तो K-32 और डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 180। ठीक है। पहले तो मैंने C लिया है इसका, और इनके बीच की दूरी लिए 100। इसका मैंने क्या लिया है, 32। तो केल्विन -32 डिवाइडेड बाई 180 और इज इक्वल टू इसका जो है आपके पास, सॉरी, एफ, यहाँ पे एफ लिया जाएगा, केल्विन नहीं लिया जाएगा, ये एफ लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया एफ -32 डिवाइडेड बाई 180। और केल्विन में क्या लिख दूंगा, के -273 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 100। इसका मतलब तीनों इज इक्वल टू हो गए C डिवाइडेड बाई 100, फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180, केल्विन -273 बटे में 100। इन तीनों के बीच का डिफरेंस हो गया। अब अगर आप मान लो इन दोनों को ही ले लेते हैं एक बार, तो 0 से 0 काट दो और इसकी भी 0 काट दो। 2 से 2 पंजे 10, 2 नी में 18 और भाई 2 पंजे 10। इसका मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं C डिवाइडेड बाई 5 बराबर है F -32 डिवाइडेड बाई 9। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई। अब मान लो आप लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है। अब मान लो आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। इसको फ़ारेनहाइट में आपको बदलना है। तो सेल्सियस को किस में बदलना, आपको फ़ारेनहाइट में। तो एक तो इस फॉर्मूले के तहत आप बदल सकते हो, वरना दूसरा मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं। देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 180 का। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब यहां से 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो होती है वो 180 फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो यहां से 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसका मतलब मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, इस फॉर्मूले को। अब ये आपको पता चल गया कि 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब मान लो 40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू काटनी है फ़ारेनहाइट पे।
तो हमें पता है 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 40 की वैल्यू काटूंगा तो 40 गुणा में 1.8, 18 चौके 72, 720, जीरो कट जाएगी। 72 तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस 32 को जोड़ना है। तो 32 को जोड़ दो, 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसका मतलब है 40 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। दूसरी बात मैं यहीं से अब करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अब -40 डिग्री सेल्सियस निकालना था हमें कि फ़ारेनहाइट पे कितना होता है। तो हमें पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब यहां से -40 डिग्री सेल्सियस की निकालूंगा तो -40 मल्टीप्लाई में 1.8, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया आपका, यहां से बन गया ये 72, लेकिन ये माइनस का 72 बन गया, माइनस का 72 बन गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना, मुझे 32 जोड़ना है। वो 32 में इसलिए जोड़ता हूं कि ये जीरो से इसको इक्वल में लेके आना है, तो 32 जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 32 जोड़ दो इसमें, तो 2 में से 2 गई 0, 7 में से 3 गया, 2 में से 2 गई 0 और 7 में से 3 गया 4, लेकिन ये माइनस के 40 आएगा। तो इसका मतलब है -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या था, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब पेपर में क्वेश्चन आए कि कितने डिग्री सेल्सियस जो होता है और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं। अब जैसे आप लोगों को पता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसको अब हम फ़ारेनहाइट में निकाल के दिखाएंगे। तो हमें पता है 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो 37 की निकालूंगा तो 37 गुणा में 1.8, तो ये बन जाएगा आपका 66.6। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें 32 जोड़ना आपको। तो 32 अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बन जाएगा इसका। क्लियर भैया? तो मैं अगर आप लोगों से कहता हूं कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकाल के दिखाओ तो ये होता है। आप लोगों ने डॉक्टरी थर्मामीटर जो देखा होगा, जो आपको मुंह में दिया जाता बुखार चेक करने के लिए, उसका जो पैमाना होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है सेल्सियस में। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो इस 35 की वैल्यू 1.8 से मल्टीप्लाई करा दो, 8 पंजे 40 की 0 हासिल पाई 4, 8 3 24 और 4 28 और 1 पंजे 5, 1 3 3, 0 8 और 5 13 का तिया हासिल पाई 1 3 और 2 6 और 1 7, 73 बन गया। अब 73 में आप क्या जोड़ दोगे, 32, तो 3 और 2 5, 7 और 3 10, तो 105 डिग्री। एक मिनट को 35 गुणा में 1.8 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 पंजे 40, 0 4, 8 3 24 और 4 28, 1 पंजे 5, 1 3 3 बन गया 0 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6, 63 बनेगा। सॉरी 63 में अब कितना जोड़ दो आप, 32, 3 और 2 5, 6 और 3 9, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। मतलब 35 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 43 की वैल्यू निकाल के दिखाओगे तो आपको पता है कि 1.8 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 3 24 का चौका हासिल पाई 2 8 चौक 32 और 2 34, उसके बाद 1 3 3, 1 चौके 4 4, 4 3 7 और 4 3 7, एक के बाद पॉइंट लगा दो 77.4 आ गया। इस अब नेक्स्ट स्टेप 32 जोड़ दो इसके अंदर, 32 जोड़ दो तो 4 7 और 2 9, 7 और 3 10, 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा वो ये बनेगा कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, आप लोगों ने देखा होगा, जो आपके मुंह में दिया जाता है बुखार चेक करने के लिए, ठीक है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर नंबरिंग लगी होती है, इसको मैंने अभी बता दिया आपको, ये वो 95 डिग्री सेल्सियस हो गया और फ़ारेनहाइट पे आपको बदल के दिखा दिया और ये 43 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में आप लोगों को पता ही होगा ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था और यहाँ पे लगभग 107 पॉइंट समथिंग हो गया था, ठीक है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107.5 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा पाएगा और उसके अंदर एक लिक्विड का यूज होगा, उस लिक्विड का नाम होता पारा, पारा बोले तो मरकरी, मरकरी, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं कि पारा जो है वो एक द्रव धातु है, एक द्रव धातु होती है पारा, ठीक है। अब इसके अंदर तो पारे का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन ये आएगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर तो पारे का प्रयोग किया जाता है,
लेकिन जो मेट्रोलॉजिकल थर्मामीटर होते हैं, मौसम तापमापी होते हैं, उसके अंदर पारे का प्रयोग नहीं किया जाता। तो उसके अंदर पारे का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो पारा है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो पारे का जो जमने का पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो उबलने का पॉइंट होता है वो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। ये उबलने का पॉइंट, ये जमने का पॉइंट होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो टेम्परेचर आप लोगों का मान लो इससे भी कम पाया, -39 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर पाता है, तो इसका मतलब पारा वहां पर जम जाएगा। और अगर पारा जम गया तो वो ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, तो वो टेम्परेचर को नहीं बता पाएगा। इसलिए वहां पे आप लोग एल्कोहल का यूज करते हो। एल्कोहल बोले तो दारू का यूज करते हो, क्योंकि दारू का जो जमने का पॉइंट होता है वो -115 डिग्री सेल्सियस होता है। तो -115 डिग्री सेल्सियस पर एल्कोहल जमता है। इसलिए पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि मेट्रोलॉजिकल थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता, तो आप आंसर दे देना एल्कोहल का। और डॉक्टरी थर्मामीटर में किसका प्रयोग होता है? पारे का। पारे का जमने का पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस और पारे का उबलने का पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्कोहल का जमने का पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप लोगों से कोई कहे कि उसके बाद जो आपसे बोलेगा कि 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान, 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान मापने के लिए आप हाइड्रोजन का यूज करते हो, और 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान मापने के लिए आप नाइट्रोजन का यूज करते हो। ठीक है। उसके बाद एक होता है प्लेटिनम थर्मामीटर, उसमें -200 डिग्री सेल्सियस से लेके आप लोग 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापने का काम करता है। ये प्लेटिनम थर्मामीटर होता है। और एक होता पायरोमीटर। पायरोमीटर, सूर्य का तापमान मापने के लिए आप लोगों को पायरोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। और पायरोमीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो सिद्धांत पर काम करता है बच्चों स्टीफन के नियम पर। वो स्टीफन के नियम पर काम करता है पायरोमीटर। पायरोमीटर ये स्टीफन के नियम पर काम करता है। नियम क्या है मैं बताता हूं। मान लो ये कोई पिंड है, आपके पास कोई भी एक वस्तु है, इसमें काफी मात्रा में हीट है इसके अंदर। ठीक है। तो हीट को बाहर निकालना है, हीट को बाहर निकालना है, उत्सर्जित करना बाहर। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हीट के उत्सर्जन की जो दर होगी, ई, हीट के उत्सर्जन की जो दर होगी, रेट ऑफ उत्सर्जन ऑफ हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी T4 के, टेम्परेचर के 4 के। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को 2 गुना कर दूं, टेम्परेचर को मैं 2 गुना कर दूं, तो इसमें से हीट जो निकलेगी बाहर वो 2 की पावर 4, बोले तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब है अगर मैं टेम्परेचर को 2 गुना कर देता हूं, तो इसमें से जो हीट निकलेगी बाहर वो 16 गुना निकलेगी, 2 की पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पायरोमीटर जो होता है ये स्टीफन के नियम पर ही काम करता है। और स्टीफन का नियम क्या कहता है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो आप लोगों के पास आता है एक लेटेंट हीट। ये क्या होता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा भैया, किसी भी वस्तु जो होती है उसके अंदर एक छुपी हुई उष्मा होती है जिसको हम गुप्त उष्मा कहते हैं। अर्थात होता क्या है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो ये कोई चीज है आपके पास, दिस इज ए कोई चीज, ये कोई चीज है आपके पास, और इसका मान लो टेम्परेचर जो है वो मान लो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये पानी जो है ये बर्फ बनी हुई है। बर्फ बनी हुई है ये 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये बर्फ है। ठीक है। तो आपको तापमान तो रखना है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रखना है, लेकिन इस बर्फ की बजाय इसको क्या बना देना है आपको? पानी। इतने ही टेम्परेचर पर, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ को उसकी अवस्था बदल दी हमने, क्या बना दिया? पानी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन। तो अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है तो इसके अंदर छुपी हुई थी कुछ चीज, छुपी हुई थी कुछ हीट।
उसी छुपी हुई हीट को बोला गया लेटेंट हीट। इसी को क्या बोला गया है? लेटेंट हीट बोला गया है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस बर्फ को इतने टेम्परेचर पर पानी में बदलने के लिए आपको कुछ हीट जो देनी पड़ेगी वो 80 कैलोरी देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। इसका मतलब अगर आपने बाहर से इसको 80 कैलोरी हीट अगर दे दी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे वाष्पन, नहीं इसको बोलेंगे आपकी, इसको बोलेंगे, एक मिनट रुको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है इसलिए बताने पड़ता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अर्थात गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा। तो इसको क्या बोलेंगे आप? गलन की गुप्त उष्मा। ठीक है, अब दूसरा यहीं पे देखो, अब की बार मान लो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है और इस 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी उबल रहा है। पानी क्या कर रहा है बच्चों? उबल रहा है पानी। अब इतने ही टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही इस उबलते हुए पानी को आपको किस में कन्वर्ट करना है? भाप में, वेपर में। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, मान लो एक टोपिया लिया, उस टोपियों को उबाल, उसके अंदर पानी को उबाला और पानी को इतना उबाला, टेम्परेचर आपने कितना बना के रख रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। और उस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर वो पानी को सूती तरह उबलने लग रहा है, भयंकर तरीकत है। और उसी टाइम पे आप लोगों ने उतने ही टेम्परेचर पर उस पानी को, उबलते हुए पानी को आपने भाप में बदल दिया। तो जब आपने भाप में बदला तो उसके लिए आपने एक अंदर से कुछ हीट दी है, उसको ही कहा है गुप्त उष्मा। और वो जो हीट दी है वो आपने 540 कैलोरी दी है, 540, 540 कैलोरी दी है। इसमें कितनी दी थी? 80 कैलोरी। इसको बोला गया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अर्थात वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा बोलेंगे उसको। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि वाष्पन की गुप्त उष्मा अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए जल को वाष्प में बदलने के लिए कितनी कैलोरी उष्मा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपका आंसर होगा 540 कैलोरी। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को पानी में बदलने के लिए उतने ही टेम्परेचर पे कितनी उसकी जरूरत पड़ेगी कैलोरी की, तो 80 कैलोरी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है वो क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन जो आया था वो बताता हूं आपको। क्वेश्चन जो है वो ये है भैया कि 1 ग्राम बर्फ को, आपके पास क्या है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प, वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, तापक्रम तक ले जाने में, तक ले जाने में कितनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो बतानी है आपको। अर्थात 1 ग्राम बर्फ है, ये मान लो आपके पास इसके अंदर कोई बर्फ का टुकड़ा हुआ, बर्फ का टुकड़ा है और टेम्परेचर कितना इसका 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको, इस बर्फ को आप लोगों को लेके जाना है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, और क्या बनाना है उसको? वेपर, वेपर बोले तो भाप बनानी है उसको। तो आपको बोला गया है कि यहां से इस बर्फ को भाप बनाने तक कितनी कैलोरी उष्मा की रिक्वायरमेंट पड़ी है आपको। तो सबसे पहले देखो यहां से क्या बनेगा, सबसे पहले तो हमें इतने ही टेम्परेचर पर इस बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इतने ही टेम्परेचर पर इस बर्फ को पानी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 80 कैलोरी उष्मा की रिक्वायरमेंट पड़ गई। ठीक है, अब इस 0 डिग्री सेल्सियस से इस पानी को मैं 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आऊंगा, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक लेके आने के लिए मुझे 100 हीट देनी पड़ेगी, 100 हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब 80 प्लस में कितना बन गया? 100।
इसका मतलब अब 100 के ऊपर वो क्या बन गया है, उबलता हुआ पानी। ओके, वो पानी अब उबलने लग गया, तो मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी था नॉर्मल, अब ठंडा पानी था। अब यहां से इस 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना है पानी, तो इसके लिए भी तो कुछ हीट रिक्वायरमेंट है, तो 0 से 100 तक ले जाने के लिए 100 ही हीट देनी पड़ेगी हमें। अब इस उबलते हुए पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से अब भाप में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इतना ही रखना है। अब हमें पता है हमें 540 और देनी पड़ेगी, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, भाप में। तो अब टोटल कितना हो गया देख लो आप लोग, 0 और 8 और 4 12 और 720 कैलोरीज का आंसर आ जाएगा आपका। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है तो वो बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते अब, ठीक है। अब देखो भैया, ज्यादातर सारी जितनी भी चीजें होती है उसमें जो प्रसार होता है, उसकी जो डायमेंशंस होती है उसमें प्रसार होता है, डायमेंशंस के अंदर प्रसार होता है। जिस तरीके से अगर मैं कहता हूं, मान लो आपके ये पास कोई चीज है, इसके डायमेंशन है, लेंथ है, डायमेंशन में क्या आएगा, इसका लेंथ आएगा, इसका एरिया आएगा एरिया, और इसका जो वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम, आयतन आएगा, लेंथ आएगा, एरिया आएगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, प्रसार होता है, मतलब एक प्रकार से प्रसार होता है, प्रसार। अब ये जो प्रसार होता है, सबसे पहले ये जो है इसको मैं बोलता हूं अल्फा, इसको बोलता हूं मैं अल्फा, और इसको मैं बोलता हूं बीटा, और इसको मैं बोलता हूं गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले इसकी लेंथ में परिवर्तन करूंगा, तो मैं डेल्टा एल लिखूंगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब है चेंज इन लेंथ, मतलब पहले लेंथ कुछ और थी अब लेंथ कुछ और है, उन दोनों का डिफरेंस। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ के लिए आप डेल्टा नहीं लेंगे, केवल आप क्या लेंगे, केवल एल लेंगे हम। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, और गुणा में चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो हो गया इस अल्फा की वैल्यू। ओके, अब बीटा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एरिया की बात करूंगा, तो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, और मल्टीप्लाई में चेंज इन टेम्परेचर। और गामा की अगर मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई में चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज अल्फा बीटा गामा। और याद रखना अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा जो है वो 1:2:1 होता है। इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसका रेशो बताओ, तो आपको बता देना है 1:2:1। ओके एवरीबॉडी, यहां तक बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रही हुई। तो ज्यादातर मैंने क्या बताया है, ज्यादातर अगर किसी चीज को आप हीट देते हैं तो उसमें प्रसार होता है, उसका प्रसार उसकी डायमेंशन में होता है, उसकी लेंथ में होता है, उसके एरिया में होता है, उसके वॉल्यूम में होता है। चेंज इन टेम्परेचर बताया ना मैंने, मतलब टेम्परेचर में चेंज किया आप लोगों ने तो उसकी लेंथ में परिवर्तन, उसके एरिया में परिवर्तन, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ। लेकिन पानी के मामले में केस अलग है। बोलो कैसे अलग है, बोलो बता दो। देखो भाई, मान लो यहां से ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब मैं कहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज क्या है, बर्फ, और 4 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज क्या है, पानी। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैं आप लोगों से कहता हूं 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर 0 से 4 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो बढ़ती है, अधिकतम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। और घनत्व जो बढ़ेगा तो 0 से 4 की तरफ जाएंगे तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आयतन, वो होता है कम। वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे भाई अपना अपने पास डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी का, वो होता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाई क्या होता है, वॉल्यूम। ये होता है घनत्व का फार्मूला अपने पास। तो ये जो डेंसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी और वॉल्यूम। मतलब आपका आयतन बढ़ेगा तो आपका घनत्व कम होगा, अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन आपका कम होगा, ये इनवर्सली होता है। इसका मतलब जब 0 से 4 की तरफ जाती है तो घनत्व बढ़ता है, तो फिर आयतन घटता है। ओके, और 4 पे घनत्व होता है अधिकतम तो आयतन होता है कम। ये बात भी आपको क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुई। दूसरी बात, अब देखो, जैसे मान लो आपके पास ये पानी का कोई टब है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, पानी, दिस इज पानी, और इसके ऊपर आपने डाल दी बर्फ। बर्फ, अब ये बर्फ तैरती है, इसके ऊपर तैरती है, लगभग 1/9 पार्ट तैरता है इसका। अब देखो ये तैरती क्यों है, क्योंकि जो आपका ये है बर्फ, इसका घनत्व क्या है, कम, और पानी का घनत्व क्या है,
ज्यादा, पानी का घनत्व है ज्यादा, बर्फ का घनत्व है कम। पानी का घनत्व है ज्यादा, बर्फ का घनत्व है कम। यहाँ पे घनत्व अधिकतम है तो यहाँ पे घनत्व क्या है, कम। इसका मतलब है नीचे वाली की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाले की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं उत्प्लावक बल, ब्यूएंट फोर्स बोलते हैं बच्चों, ब्यूएंट फोर्स, उत्प्लावक बल। और जो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लगता है वो ग्रेविटी बल लगता है। इसका मतलब है ऊपर वाले की तो वैल्यू कम है, नीचे वाले की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ऊपर वाली चीज इस नीचे वाली चीज के ऊपर तैरती रहेगी ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब पेपर में क्वेश्चन आए कि पानी जो है, बर्फ है जो पानी के ऊपर तैरती है, तो पानी का घनत्व क्या होता है, ज्यादा, और बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम। अगर मैं आप लोगों से यहीं पे ये बोल दूं कि पानी है, इस पानी के अंदर आपने लोहे की कील डाल दी तो वो डूब जाती है, तो वो डूबती क्यों है, क्योंकि लोहे का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से ज्यादा है। इसका मतलब ऊपर वाले बल का मान ज्यादा है, नीचे वाले बल का मान कम है, तो ऊपर वाली चीज नीचे डूब जाएगी। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि भैया अगर आप वॉल्यूम के अंदर परिवर्तन करते हैं तो इसका मतलब बढ़ेगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे ये जो पानी है इस पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर पानी है अभी, अब जैसे ही सर्दी आएगी तो ये पानी, ये पाइप फट जाएगा। फटेगा क्यों, क्योंकि ये पानी क्या बन जाएगा, ये बर्फ बन जाएगी। और बर्फ मैंने आपको बताई है कि घनत्व कम होता है तो बर्फ का आयतन क्या होता है, ज्यादा, और आयतन ज्यादा है तो फैलेगी, फैलेगी तो पाइप फट जाएगी, पाइप फट जाएगी। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम वो है किरचॉफ्स लॉ। उसको क्या बोलते हैं हम, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ देखते हैं क्या होता है। किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। मतलब जो जितने अच्छे अवशोषक होते हैं वो उतने अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये 4 प्रकार के कप है आपके पास, दिस इज 4 टाइप ऑफ कप। इसका कलर जो है वो है काला, तो काला है, ये काली है, काला और प्लेन। और इस कप का कलर है काला खुरदरा, खुरदरा, खुरदरा। और इसका कलर है सफेद प्लेन, सफेद प्लेन। और इसका कलर है सफेद खुरदरा, खुरदरा। ओके, चारों कपों में चाय रख दी, इसका और बना दे काला प्लेन, काला प्लेन, काला खुरदरा, सफेद प्लेन, सफेद खुरदरा। चारों कपों में चाय है, चारों कपों में क्या है, चाय। गर्म करके चारों कपों के अंदर चाय डाली गई है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इसके अंदर चाय सबसे पहले किस कप में ठंडी होगी। तो याद रखना बच्चों, चाय सबसे पहले ठंडी होगी काले खुरदरे के अंदर। उसका कारण क्या है वो समझते हैं। देखो भैया, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भैया, क्या कहता हूं मैं बोलता हूं बहुत ही अच्छी बात आप लोगों के सामने। मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि गर्मियों के अंदर जो काला कलर है, ये मान लो जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट मिलके बनी होती है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं, व्हाइट लाइट जो मिलके बनी होती है उसमें होता VIBGYOR। मतलब इस कंप्लीट को मिलाकर आप क्या बोलेंगे, व्हाइट लाइट। ठीक है, कई बार इसकी वेवलेंथ पूछ ली जाती है तो वो होती है 3900 से लेके 7800 एंगस्ट्रम होती है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो ये है आपके पास 7 कलर जिसको व्हाइट लाइट बोलते हैं आप। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो काला रंग होता है वो 7 के 7 कलर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो जो जितना ज्यादा अवशोषित करेगा उतना ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, और सफेद कलर जो होता है वो 7 के 7 कलरों को रिफ्लेक्ट कर देता, भगा देता है, इसका मतलब वो गर्म नहीं होगा, वो ठंडा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब काले और सफेद में से अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले गर्म कौन सा होगा, काला। कौन सा होगा, काला। क्लियर, बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात, ये बात करता हूं खुरदरा और प्लेन की। ठीक है, मान लो ये दीवार है, दिस इज दीवार,
अब इस दीवार के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ी, साथ के साथ कलर गए, तो दीवार जो है वो खुरदरी बनी हुई है, खुरदरी है, तो इसका मतलब वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेगी, इसलिए वो गर्म ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं चिकनी चीज की बात करता हूं ना, तो चिकनी चीज के ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और जो जितना ज्यादा परावर्तित करेगी वो उतनी ज्यादा ठंडी भी होगी, प्लस में उतनी ज्यादा चमकेगी। क्योंकि किसी भी चीज का अगर आप रंग देखते हैं, किसी भी कोई भी चीज हमें दिखाई देती है तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है। बोलो, दिखाई देती है, दिखाई देती। तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण आपको कोई भी चीज दिखाई देती। मान लो ये कोई चीज है, जो किरणें आई उनको आने वाली को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और आके जब टकराएगी, टकरा के वापिस जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और जो सीधा लाइन खड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं नॉर्मल, तो जितना ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा उतनी क्लियर इमेज दिखाई देगी। और प्रकाश का परावर्तन डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति के ऊपर, सतह के ऊपर। सतह अगर जितनी ज्यादा चिकनी है उतना ज्यादा प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है, गर्मिया में गंजी टैट करवा लो, गंजी टैट करवा कर कसूता तेल लगवा लो, भयंकर चमके मारेगी, क्योंकि वो चिकनी है, चिकनी है तो प्रकाश का परावर्तन ज्यादा, चमकेगी ज्यादा। ठीक है, इसीलिए अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसमें ना एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर मैं इस ब्लैक कलर की कोई चीज है, ब्लैक 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 और एक है व्हाइट, अगर मैं ब्लैक बॉल है और एक व्हाइट बॉल है, इन दोनों का टेम्परेचर समान रख दूं, समान टेम्परेचर के ऊपर इनको गर्म कर दूं और इनको एक काले कमरे में रख दूं, ठीक है, तो इसमें से याद रखना जो ब्लैक कलर की वस्तु है ना वो चमकेगी। वो क्यों चमकेगी? क्योंकि ना ये ब्लैक कलर है वो सारे के सारे कलर को अवशोषित कर लेता है। और किरचॉफ्स का लॉ बोलता है कि जो जितना अच्छा अवशोषक होता है उतना ज्यादा उत्सर्जक भी होता है, अर्थात जो जितना ज्यादा पहले गर्म होता है वो उतने पहला ठंडा भी होता है। तो इसका मतलब ये सात के सात रंगों को जितना जल्दी अवशोषित करेगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो उस रिफ्लेक्ट की वजह से ही ये चमकेगी। उसी प्रकार इन चारों कपों में जब चाय रखते हैं तो सबसे पहले चाय इस काले खुरदरे में गर्म होगी, तो सबसे पहला गर्म होगी तो सबसे पहला ठंडी भी सेम होगी काले खुरदरे में, क्योंकि किरचॉफ्स का लॉ बोलता है जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा भी होगा। ठीक है, तो ये होता है किरचॉफ्स का लॉ। ओके, मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी लाइव क्लास का स्ट्रीम हो और आप लोग लगभग आप लोगों से मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।